जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक कुर्बानी और अदा, जहाँ मजहब से ऊंचा इंसा है सारे एक क्षमा, और आज नहीं है साथ चाहे कोई देख ले सारी दुनिया, इट हैपेंस इन ओनली इन इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय VRP। आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं पार्ट 11 में। वह है आज हम लोग का, आपने देखा 9 में आपने सब्जेक्ट के बारे में, 10 पार्ट में आपने देखा वर्ब के बारे में, और आज हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार है वह है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले आपने गाना सुना जिसमें एक वर्ड आया था, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, यानी भारत में ही केवल ऐसा होता है। कैसा होता है? जहां पे बच्चे को इज्जत दी जाती है, नहीं, जहां बच्चे को मशीन नहीं बनाया जाता है, समझदारी डेवलप की जाती है। तो आइए हम लोग समझदारी को और बढ़ाते हैं और आज देखते हैं ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्म। अब कर्म क्या है? कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अब यहां पूजा का अर्थ जो होता है कर्म, यानी आप जैसा काम करेंगे उसी तरीके का फल आपको मिलेगा। यानी अगर आपने बोया है बबूर और खजूर को, तो आप काटेंगे भी बबूर और खजूर। यानी आप अपने बच्चे को अगर संस्कार नहीं देते हैं तो आपको भी वह संस्कार नहीं देगा, नहीं। तो ऑब्जेक्ट वही है, कर्म है, आपका वर्क है। अब वर्क किसका होता है? आपके काम का होता है। आप काम नहीं करेंगे तब तक कर्म होगा क्या? यानी सिंपल हम कहें कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो एन ऑब्जेक्ट इज अ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणाम ऑफ एन एक्शन। एक्शन मीन्स होता है कार्य। ऑब्जेक्ट कर्म है क्या? तो कर्म कार्य का परिणाम है, आपके काम का ही परिणाम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह किसी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहां से एक सेंटेंस अगर आए कि राधा लव्स कृष्ण, राधा कृष्ण से प्रेम करती है, तो यहां गौर कीजिए, यहां जो प्रेम करने का जो शब्द है, ये तो जिससे कुछ होने का बोध रहा है वर्ब है, और इसको संपादित कर रही है राधा, तो ये है आपका सब्जेक्ट। और इसका असर किन पर हो रहा है? तो इस काम का असर कृष्णा पर हो रहा है, इसलिए यही आपका ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यहां से एक और चीज, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कर्म जो होते हैं, वह दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी जब आप किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे तो वह होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसी थिंग्स के लिए, वस्तु के लिए जब आप प्रयोग करेंगे तो वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए इसको हम लोग इट हैपेंस ओनली इन इंडिया को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। जैसे आपके पास है दे राइट मी अ लेटर, उन लोगों ने मुझे एक पत्र लिखा। अब गौर कीजिए, वर्ब के जस्ट बगल में ही तो रहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, और वर्ब आपका एक यहां है और एक यहां पे, डबल वर्ब है। कभी कभी सेंटेंस में डबल वर्ब सॉरी, ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो यहां पे गौर कीजिए, यहां जो मी है तो पर्सन के लिए आया हुआ है, व्यक्ति के लिए, और जो व्यक्ति के लिए आते हैं उसे हम कहते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो किसी चीज के लिए, वस्तु के लिए आती है उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, अब यहां देखिए
सब्जेक्ट है, वर्ब है और पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद है आपका कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभी सेंटेंस को इस तरीके से भी लिखा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंत में रखा जाता है। लेकिन अगर ऐसा आप करते हैं तो एक चीज का ख्याल रखेंगे कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखना हो तो आप क्या करेंगे, इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले एक जोड़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन टू को जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम इसी सेंटेंस को चाहते हैं इस तरीके से बनाएं, तो कैसे बनाइएगा, दे राइट ए लेटर, और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में रखना है तो क्या लिख देंगे, टू मी। सेंस वही होगा, अर्थ वही होगा, लेकिन केवल इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब एक और बात समझिए, अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट पहचाने तो कैसे पहचानिएगा, तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है, वर्ब के साथ व्हाट लगा के प्रश्न करिए और जो आपका रिप्लाई आएगा वही कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हम यहां पे पूछे दे राइट मी अ लेटर, यही ना आपका, अगर यहां से हम क्वेश्चन करें या ऐसा करिए, राधा लव्स चॉकलेट, राधा चॉकलेट पसंद करती है, वर्ब के साथ व्हाट लगाइए, व्हाट लव्स राधा, राधा क्या पसंद करती है, तो यहां जो आपका आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर हम कहें यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या पूछेगा, व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट, और यही जो आपका रिप्लाई आएगा वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेंटेंस का स्ट्रक्चर में जो यूज होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसे आज डिस्कशन किया, आपने जाना। वीडियो 3 लेक्चर के माध्यम से, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 और अगला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट जो 12 आएंगे, वहां हम लोग जानेंगे टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब। दुनिया के जितने भी वर्ब है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, टू बी, टू हैव, टू डू, और उन तीनों का ट्रांसलेशन में कैसे यूज होता है उसे जानेंगे। और जब आप वो सब जान जाएंगे उसके बाद आपको अंग्रेजी पर एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। तब तक बने रहिए, आप केवल इस वीडियो को देखते रहिए, सिखाना मेरा काम है, चाहे आप भरोसा करें और देखते रहे। अंग्रेजी अगर नहीं आएगी तो फिर मुझे आप कहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर, पार्ट 12 लेकर आ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, टू बी, टू डी, टू हैव वर्ब लेकर। तो बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद, जय भारत।